सभी साथियों को नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी में। साथियों, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के द्वारा 30 मार्च 2021 को सीसीएस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम रूल्स 2021 को नोटिफाई किया है गजट ऑफ इंडिया में। इस नोटिफिकेशन के द्वारा एनपीएस के रूल्स के इम्प्लीमेंटेशन के सारे प्रोसीजर्स को नोटिफाइड किया गया है। इस नोटिफिकेशन में कुल मिलाकर के 24 रूल दिए गए हैं, जिनमें से रूल नंबर 1 से लेकर के रूल नंबर 9 तक जो रूल हैं वो इस एक्ट का जनरल डिस्क्रिप्शन के बारे में है और एनपीएस सिस्टम जो है नेशनल पेंशन सिस्टम उसकी डिटेल्स हैं। रूल नंबर 10 में दिया गया है कि जब किसी व्यक्ति की गवर्नमेंट जॉब में एंट्री होगी तो उसको अपनी डेथ या इनवैलिडेशन या डिसेबिलिटी के बेनिफिट्स को अवेल करने के लिए ऑप्शन किस प्रकार से भरे जाएंगे, एम्प्लॉय उन ऑप्शंस को किस प्रकार से एक्सरसाइज करेगा, इसकी डिटेल्स रूल नंबर 10 में दी गई है। रूल नंबर 11 सुपर एन्युएशन पर रिटायरमेंट के प्रोसीजर के बारे में है। रूल नंबर 21 से लेकर के 24 तक जो रिटायरमेंट का प्रोसीजर रहेगा उसकी डिटेल्स के बारे में है। रूल नंबर 12 से लेकर के 20 तक के जो रूल हैं वो वॉलेंट्री रिटायरमेंट, FR 56 के अंदर रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ पोस्ट, इनवैलिडेशन ऑफ सर्विस, डिसेबलमेंट, कंपलसरी रिटायरमेंट, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, एंटाइटलमेंट ऑफ फैमिली ऑन डेथ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, इन सभी चीजों को कवर करते हैं। रूल नंबर 12 से लेकर के रूल नंबर 20 तक के जो टॉपिक्स हैं इस पर जो चर्चा है वो नेक्स्ट वीडियो में की जाएगी। आज की इस वीडियो में जिन रूल्स के बारे में चर्चा की जाएगी वो इस प्रकार से हैं। रूल नंबर 10 में है ऑप्शन टू अवेल बेनिफिट्स ऑन डेथ और इनवैलिडेशन और डिसेबिलिटी ऑफ सब्सक्राइबर ड्यूरिंग सर्विस। रूल नंबर 11 है रिटायरमेंट ऑन सुपर एन्युएशन। रूल नंबर 21 है प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर ड्यू फॉर रिटायरमेंट। रूल नंबर 22 है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर होने के लिए ड्यू हैं उनकी इंटीमेशन डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट को किस प्रकार से दी जानी है और वहां से नो डिमांड सर्टिफिकेट किस प्रकार से लिया जाना है इसके बारे में है। रूल नंबर 23 है सबमिशन ऑफ क्लेम फॉर बेनिफिट्स अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम ऑन सुपर एन्युएशन, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने सुपर एन्युएशन की एज पर एनपीएस के बेनिफिट्स को क्लेम करने के लिए किस प्रकार से अपनी सबमिशन देगा, कौन से फॉर्म भरेगा, वो इसमें दिया गया है। रूल नंबर 24 है कंप्लीशन एंड फॉरवर्डिंग ऑफ पेपर्स फॉर बेनिफिट्स अंडर एनपीएस, यानी कि रिटायरमेंट के टाइम पर एनपीएस के अंदर जो बेनिफिट्स मिलने हैं उसके पेपर्स को किस प्रकार से कंप्लीट किया जाएगा और कैसे उनकी फॉरवर्डिंग की जाएगी इसके बारे में है। इसके साथ ही इसमें जो संबंधित फॉर्म्स हैं उनका एक प्रारूप इस वीडियो के लास्ट में दिया गया है। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं रूल नंबर 10 की। इस रूल में दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट सर्विस में एंटर करता है तो गवर्नमेंट सर्विस में एंटर करने के टाइम पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक ऑप्शन देना होता है कि सर्विस के ड्यूरेशन में अगर उसकी डेथ हो जाती है या इनवैलिडेशन ऑफ सर्विस हो जाता है या उसको कोई डिसेबिलिटी हो जाती है तो वो बेनिफिट्स को किस प्रकार से अवेल करेगा। इसके सब रूल 1 में दिया गया है कि ज्वाइनिंग के टाइम पर एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि एनपीएस के अंदर कवर है उसको एक ऑप्शन एक्सरसाइज करना होगा फॉर्म 1 में, और इस फॉर्म 1 में वो ऑप्शन लेगा कि उसको जो बेनिफिट्स हैं वो किस रूल के अंदर दिए जाएंगे। इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है नेशनल पेंशन सिस्टम के रूल्स के अकॉर्डिंग बेनिफिट्स लेना। दूसरा ऑप्शन है सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 के अंदर बेनिफिट्स को लेना। और तीसरा ऑप्शन है सीसीएस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स 1939 के अंदर बेनिफिट्स को लेना। और ये जो तीनों बेनिफिट हैं ये उस एम्प्लॉय की सर्विस की ड्यूरेशन में अगर डेथ हो जाती है या डिसेबलमेंट हो जाता है या इनवैलिडेशन के कारण रिटायरमेंट होता है उस सिचुएशन में उसको जो बेनिफिट मिलेंगे, किस रूल के अंदर वो एम्प्लॉय लेना चाहता है, इसके लिए वो अपना ऑप्शन देगा और इसको फॉर्म 1 को फिल करके जमा करेगा। यहाँ पर खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऐसे सभी गवर्नमेंट सर्वेंट जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में हैं और एनपीएस के अंदर कवर हैं, नेशनल पेंशन सिस्टम में कवर्ड हैं और जिन्होंने अभी तक ऐसा कोई ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया है तो उनके लिए इसमें प्रोविजन दिया गया है कि इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद जल्द से जल्द अपने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लें।
इसके सब रूल 2 में दिया गया है कि ये ऑप्शन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो एक्सरसाइज करेगा, ये इस ऑप्शन फॉर्म जो फॉर्म 1 में ऑप्शन लेगा उसको अपने हेड ऑफ ऑफिस को जमा करेगा। हेड ऑफ ऑफिस के द्वारा इस ऑप्शन फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके बाद उसमें जो फैक्ट्स दिए गए हैं गवर्नमेंट सर्वेंट के द्वारा उनको वेरीफाई किया जाएगा और उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सर्विस बुक में इसको पेस्ट कर दिया जाएगा। हेड ऑफ ऑफिस के द्वारा इस ऑप्शन की एक कॉपी को सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी जो एनपीएस के अकाउंट्स को मेंटेन करती है उसको भेजी जाएगी और दूसरी कॉपी पीएओ को भेजी जाएगी डीडीओ के माध्यम से। इसके बाद पीएओ ऑनलाइन सिस्टम में सूटेबल एंट्री करेगा ऑप्शन के कंसर्न में। इसके सब रूल 3A1 में दिया गया है कि एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी फैमिली की जो डिटेल्स हैं उनको भी अपने हेड ऑफ ऑफिस को सबमिट करेगा और इसके लिए फॉर्म नंबर 2 का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके पॉइंट 2 में दिया गया है कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट की इस टाइम पर कोई फैमिली नहीं है तो वो जैसे ही फैमिली को एक्वायर करेगा, उसकी जैसे ही शादी होगी तो फॉर्म 2 में अपनी फैमिली डिटेल को फिल करके अपने हेड ऑफ ऑफिस को जमा कराएगा। इसके पॉइंट बी में दिया गया है कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट की फैमिली के साइज में कोई चेंज होता है तो उसको वो अपने हेड ऑफ ऑफिस को कम्युनिकेट करेगा, बताएगा, जिसमें कि उसकी फैमिली में एडिशन भी है या डिलीशन है, उसमें कोई नया मेंबर जुड़ जाता है या उसमें से कोई मेंबर हट जाता है या बच्चे की किसी की शादी हो जाती है, तो इन सभी इवेंट को अपने हेड ऑफ ऑफिस को बताएगा। इसके पॉइंट सी में दिया गया है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के किसी बच्चे में कोई डिसेबिलिटी आ जाती है जिसके कारण वो बच्चा अर्न करने के लिए अनेबल हो जाता है तो इस इवेंट को भी हेड ऑफ ऑफिस के नोटिस में लाया जाएगा। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इससे संबंधित जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसको जमा करेगा और ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है एक मेडिकल ऑफिसर के द्वारा इशू होना चाहिए जो कि सिविल सर्जन की रैंक से कम का ना हो। हेड ऑफ ऑफिस के पास अगर इस प्रकार की कोई जानकारी आती है तो वो फॉर्म 2 जो कि कंसर्न एम्प्लॉय की फैमिली डिटेल का फॉर्म है उसमें इस जानकारी को इंडिकेट किया जाएगा। इसके पॉइंट डी में दिया गया है कि हेड ऑफ ऑफिस गवर्नमेंट एम्प्लॉय से जैसे ही फॉर्म 2 को रिसीव करेगा उसकी एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप गवर्नमेंट सर्वेंट को दी जाएगी। इसके पश्चात हेड ऑफ ऑफिस इस फॉर्म 2 को काउंटर साइन करेंगे और इसके ऊपर डेट ऑफ रिसिप्ट डालेंगे किस दिन ये फॉर्म 2 ऑफिस में रिसीव किया गया है और इस फॉर्म 2 को भी गवर्नमेंट सर्वेंट की सर्विस बुक में पेस्ट कर दिया जाएगा। इसके पॉइंट 2 में दिया गया है कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट के द्वारा हेड ऑफ ऑफिस को यह कम्युनिकेट किया जा रहा है कि उसकी फैमिली के साइज में कोई चेंज हो गया है तो इस चेंज को उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सर्विस बुक में जो फॉर्म 2 पेस्टेड है उस फॉर्म 2 के अंदर चेंज करके इस इंफॉर्मेशन को इंक्लूड कर लिया जाएगा। इसके सब रूल 4 के पहले पॉइंट में दिया गया है कि ये जो ऑप्शन है इसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी सर्विस के ड्यूरेशन में रिटायरमेंट से पहले कितनी बार ही चेंज कर सकता है। गवर्नमेंट सर्वेंट जब चाहे अपने इस ऑप्शन को बदल करके कोई दूसरा ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है, एक फ्रेश ऑप्शन दे सकता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के इस रिवाइज्ड ऑप्शन को हेड ऑफ ऑफिस के द्वारा पे एंड अकाउंट ऑफिसर को भेजा जाएगा फर्दर एक्शन के लिए। इसके पॉइंट 2 में दिया गया है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट इनवैलिडेशन या डिसेबिलिटी के कारण गवर्नमेंट सर्विस से डिस्चार्ज किया जाता है तो डिस्चार्ज के टाइम पर गवर्नमेंट सर्वेंट को एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि अगर वो चाहे तो एक फ्रेश ऑप्शन भी सबमिट कर सकते हैं। इसके पॉइंट 3 में दिया गया है कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसा कोई फ्रेश ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करना चाहता है या वो इस पोजीशन में नहीं होता है कि वो फ्रेश ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सके अपने डिस्चार्ज के टाइम पर, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने जो भी लास्ट ऑप्शन एक्सरसाइज किया था वही ऑप्शन उसके ऊपर लागू हो जाएगा। इसके पॉइंट 4 में दिया गया है कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट ने कोई ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर रखा है और इनवैलिडेशन या डिसेबिलिटी के कारण उसको गवर्नमेंट सर्विस से डिस्चार्ज किया जा रहा है और उस डिस्चार्ज के टाइम पर वो ऑप्शन को एक्सरसाइज करने की पोजीशन में भी नहीं है, तो इस केस में गवर्नमेंट सर्वेंट को जो बेनिफिट्स दिए जाएंगे वो सब रूल 6 के अकॉर्डेंस में दिए जाएंगे। सब रूल 5 में दिया गया है कि अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की सर्विस की ड्यूरेशन में डेथ हो जाती है तो उस गवर्नमेंट सर्वेंट ने अपनी डेथ से पहले जो भी लास्ट ऑप्शन एक्सरसाइज किया था उसी को फाइनल माना जाएगा और फैमिली के पास उस ऑप्शन को रिवाइज करने का कोई राइट नहीं होगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट की फैमिली है वो ऑप्शन को रिवाइज नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट सर्वेंट ने जो भी लास्ट ऑप्शन एक्सरसाइज कर रखा है उसी के अकॉर्डिंग बेनिफिट्स को दिया जाएगा।
सब रूल 6 के पॉइंट 1 में दिया गया है कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी सर्विस के 15 साल पूरे करने से पहले या इस नोटिफिकेशन के जारी होने के 3 साल के अंदर अंदर उसकी डेथ हो जाती है और उसने कोई ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर रखा है, तो इस केस में उस गवर्नमेंट सर्वेंट की फैमिली को सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 या सीसीएस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स 1939 के अकॉर्डेंस में फैमिली पेंशन को ग्रांट किया जाएगा। सेकंड पॉइंट में दिया गया है कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट को इनवैलिडेशन या डिसेबिलिटी के कारण गवर्नमेंट सर्विस से डिस्चार्ज किया जा रहा है और उसकी सर्विस को अभी 15 साल पूरे नहीं हुए हैं या इस नोटिफिकेशन के जारी होने के 3 साल के अंदर ये इवेंट हो जाता है और गवर्नमेंट सर्वेंट ने किसी ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं कर रखा है और डिस्चार्ज के टाइम पर वो ऐसी पोजीशन में भी नहीं है कि वो अपना कोई ऑप्शन एक्सरसाइज कर सके, तो ऐसी परिस्थिति में जब गवर्नमेंट सर्वेंट को इनवैलिडेशन के कारण डिस्चार्ज किया जा रहा है तो उसको सीसीएस पेंशन रूल्स के अंदर इनवैलिड पेंशन प्रदान की जाएगी, या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट अगर डिसेबिलिटी के कारण डिस्चार्ज किया जा रहा है तो उसको सीसीएस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स के अंदर डिसेबिलिटी पेंशन दी जाएगी। इसके पॉइंट 3 में दिया गया है कि इसके अलावा जितने भी केसेस हैं जिसमें गवर्नमेंट सर्वेंट ने कोई ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर रखा है तो गवर्नमेंट सर्वेंट के क्लेम को या गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ के बाद उसकी फैमिली के क्लेम को पीएफआरडीए एग्जिट एंड विथड्रॉवल रूल्स अंडर एनपीएस के जो रेगुलेशंस हैं 2015 उसके अंदर उनको रेगुलेट किया जाएगा। इसके सब रूल 7 में दिया गया है कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हो जाती है और उसने जो ऑप्शन एक्सरसाइज कर रखा है उसके अकॉर्डिंग फैमिली पेंशन को रिसीव करने के लिए कोई एलिजिबल मेंबर अवेलेबल नहीं होता है, तो ऐसी परिस्थिति में गवर्नमेंट सर्वेंट ने जो ऑप्शन एक्सरसाइज कर रखा है उसको इनवैलिड माना जाएगा और पीएफआरडीए रेगुलेशंस के अंदर जो भी बेनिफिट्स एनपीएस के बनते हैं वो उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लीगल हेयर्स को प्रदान कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 11 जो सुपर एन्युएशन पर रिटायरमेंट के संबंध में है। इस रूल में दिया गया है कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो एनपीएस का सब्सक्राइबर है जब वो सुपर एन्युएशन की एज को अटेन कर लेता है और उसको गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर किया जा रहा है तो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो पीएफआरडीए रेगुलेशंस 2015 के अंदर दिए जाएंगे। रूल नंबर 21 है प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर ड्यू फॉर रिटायरमेंट, यानी कि उन गवर्नमेंट सर्वेंट की लिस्ट को किस प्रकार से तैयार किया जाएगा जो रिटायर होने वाले हैं। इसके सब रूल 1 में दिया गया है कि ईच हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऐसे सभी एम्प्लॉइज की लिस्ट तैयार करेगा जो अगले आने वाले 12 से 15 महीनों के अंदर रिटायर होने वाले हैं और ऐसे सभी एम्प्लॉइज की जो लिस्ट है वो हर 3 महीने में बनाई जाएगी और इसके लिए जो डेट दी गई है वो है 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई एंड 1 अक्टूबर, यानी कि हर साल 3-3 महीने के बाद जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर की पहली तारीख को ऐसे सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की लिस्ट तैयार की जाएगी हेड ऑफ डिपार्टमेंट के द्वारा जो आने वाले 12 से 15 महीनों के अंदर रिटायर होने वाले हैं। इसके सब रूल 2 में दिया गया है कि इस लिस्ट को पीएओ को फॉरवर्ड किया जाएगा उस महीने की लास्ट तारीख को, यानी कि अगर कोई लिस्ट 1 जनवरी को बनाई गई है तो उसको 31 जनवरी तक पीएओ को भेज दिया जाएगा। इसी प्रकार से जो लिस्ट 1 अप्रैल को बनाई गई है उसको 30 अप्रैल तक, जो लिस्ट 1 जुलाई को बनाई गई है उसको 31 जुलाई तक और जो लिस्ट 1 अक्टूबर को बनाई गई है उसको 31 अक्टूबर तक कंसर्न पीएओ को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। इसके सब रूल 3 में दिया गया है कि अगर हेड ऑफ ऑफिस को ऐसी कोई सूचना प्राप्त होती है जिसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई सुपर एन्युएशन के अलावा किसी और रीजन से रिटायर हो रहा है तो हेड ऑफ ऑफिस को जैसे ही ये सूचना प्राप्त होगी वो इस सूचना को अपने कंसर्न डीडीओ और कंसर्न पीएओ को फॉरवर्ड कर देंगे। इसके सब रूल 4 में दिया गया है कि अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सरकारी आवास अलॉट किया गया है तो इसकी सूचना पीएओ को और डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट को फॉरवर्ड की जाएगी हेड ऑफ ऑफिस के द्वारा। रूल नंबर 22 में दिया गया है कि डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट से नो डिमांड सर्टिफिकेट को किस प्रकार से इशू किया जाएगा। इसके सब रूल 1 में दिया गया है कि अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सरकारी आवास अलॉट किया गया है तो इसकी सूचना हेड ऑफ ऑफिस के द्वारा डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट को गवर्नमेंट सर्वेंट की रिटायरमेंट की डेट से कम 1 साल पहले दी जाएगी और डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट के द्वारा एक नो डिमांड सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा कि गवर्नमेंट सर्वेंट की रिटायरमेंट की डेट से 8 महीने के पहले के पीरियड में डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट का कोई ड्यूज बकाया नहीं है। इसके सब रूल 2 में दिया गया है कि डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट को जैसे ही ये सूचना प्राप्त होगी तो वो इससे आगे के जो भी रिक्वायर्ड एक्शन है उनको वो इम्प्लीमेंट करेंगे।
रूल नंबर 23 में दिया गया है सबमिशन ऑफ क्लेम फॉर बेनिफिट्स अंडर द एनपीएस ऑन सुपर एन्युएशन, यानी कि सुपर एन्युएशन की एज पर रिटायरमेंट होने की स्थिति में एनपीएस के अंदर जो बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट उसको किस प्रकार से सबमिट करेंगे। इसके सब रूल 1 में दिया गया है कि सुपर एन्युएशन की एज पर अगर गवर्नमेंट सर्वेंट का रिटायरमेंट हो रहा है तो वो अपने बेनिफिट्स के क्लेम को अथॉरिटी द्वारा बताए गए तरीके से नेशनल पेंशन सिस्टम में सबमिट करेंगे। इसके सब रूल 2 में दिया गया है कि गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी रिटायरमेंट की डेट से 6 महीने पहले विड्रॉल फॉर्म को फिल करेंगे और इस विड्रॉल फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए गए हैं उनकी कॉपी के साथ इस विड्रॉल फॉर्म को अपने हेड ऑफ ऑफिस को सबमिट करेंगे। सुपर एन्युएशन के अलावा किसी भी दूसरे केस में रिटायरमेंट की स्थिति में या नेशनल पेंशन सिस्टम से एग्जिट की स्थिति में जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा ऑर्डर इशू किया गया है उस ऑर्डर के इशू होने के तुरंत बाद गवर्नमेंट सर्वेंट विड्रॉल फॉर्म को फिल करेंगे और उस विड्रॉल फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए गए हैं उन डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी के साथ अपने विड्रॉल फॉर्म को हेड ऑफ ऑफिस को जमा कराएंगे। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट ऑनलाइन मोड में अपने क्लेम को सबमिट करते हैं तो अपने विड्रॉल फॉर्म की कॉपी को वो डाउनलोड करेंगे, उसका एक प्रिंट आउट लेंगे, उसके ऊपर अपने सिग्नेचर करेंगे और उस विड्रॉल फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए गए हैं उनके साथ साइंड कॉपी को अपने हेड ऑफ ऑफिस को जमा कराएंगे। इसके सब रूल 3 में दिया गया है कि सुपर एन्युएशन पर रिटायरमेंट की डेट से 6 महीने पहले नेशनल पेंशन सिस्टम के द्वारा एक क्लेम आईडी को जनरेट किया जाएगा और इस क्लेम आईडी को कंसर्न पीए को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। रूल नंबर 24 में दिया गया है कि एनपीएस के अंदर बेनिफिट्स के पेपर को किस प्रकार से तैयार किया जाएगा और उन्हें आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। इसके सब रूल 1 में दिया गया है कि बेनिफिट्स के जो पेपर हैं वो हेड ऑफ ऑफिस के द्वारा तैयार किए जाएंगे और डीडीओ के माध्यम से उन्हें कंसर्न पीएओ को फॉरवर्ड किया जाएगा। इसके कवरिंग लेटर के लिए जो फॉर्म इस्तेमाल किए जाएंगे वो इस प्रकार से हैं। इसमें पहला फॉर्म है 4A। इस फॉर्म को सुपर एन्युएशन के लिए या वॉलेंट्री रिटायरमेंट के लिए या प्री मैच्योर रिटायरमेंट के लिए जो कि रूल 56J के अंदर हो रहा है इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। टेक्निकल रेजिग्नेशन या एब्जॉर्प्शन की स्थिति में फॉर्म 4B को इस्तेमाल किया जाएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रेजिग्नेशन या किसी पेनल्टी के रूप में कंपलसरी रिटायरमेंट की स्थिति या फिर डिसमिसल या रिमूवल फ्रॉम द सर्विस की स्थिति में फॉर्म 4C को इस्तेमाल किया जाएगा। इनवैलिडेशन ऑफ सर्विस या डिसेबलमेंट की स्थिति में जो रिटायरमेंट हो रहा है उस स्थिति में फॉर्म 4D को इस्तेमाल किया जाएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सर्विस के ड्यूरेशन में अगर डेथ हो जाती है तो इस स्थिति में फॉर्म 4E को इस्तेमाल किया जाएगा। इसके सब रूल 2 में दिया गया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की रिटायरमेंट की डेट से 4 महीने पहले सभी पेपर्स को तैयार करके डीडीओ के माध्यम से पीएओ कंसर्न को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। सुपर एन्युएशन के अलावा जितने भी केसेस हैं उनमें रिटायरमेंट की डेट या एग्जिट की डेट के 1 महीने के अंदर अंदर इन सभी पेपर्स को तैयार करके डीडीओ के माध्यम से पीएओ को भेजा जाएगा। इसी के साथ साथ हेड ऑफ ऑफिस के द्वारा इन सभी पेपर्स की एक कॉपी को ऑफिस रिकॉर्ड के लिए रखा जाएगा। इसके सब रूल 3 में दिया गया है कि पीएओ को जैसे ही ये विड्रॉल रिक्वेस्ट प्राप्त होगी वो इसको ऑनलाइन सिस्टम में अपडेट कर देंगे और गवर्नमेंट सर्वेंट की रिटायरमेंट की डेट से 1 महीने पहले इन सभी पेपर्स को सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी को फॉरवर्ड कर देंगे। इसके सब रूल 4 में दिया गया है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी रिटायरमेंट की डेट पर या एनपीएस से एग्जिट की स्थिति में अपने एनपीएस एक्यूमुलेशन को विड्रॉ नहीं करना चाहता है तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी रिटायरमेंट की डेट से कम 15 दिन पहले अपने डीडीओ के माध्यम से पीएओ को ये सूचना जमा कराएंगे। इन रूल से संबंधित जो फॉर्म्स हैं इन सभी फॉर्म के जो डाउनलोड के लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां से आप इन फॉर्म्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इस रेगुलेशन में जो रूल 12 से लेकर के रूल 20 तक के रूल हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार।